तो जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार विवाद कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक शब्दों के लिखे जाने से जुड़ा हुआ है। दीवारों पर लिखे नारे में कुछ खास जातियों के कैंपस छोड़ने की बात कही गई है। आपत्तिजनक बातें न सिर्फ क्लासरूम के बाहर दीवारों पर बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजों पर भी लिख दी गई है। बीजेपी से साजिश बता रही तो उदित राज सरकारी प्रोपेगेंडा। बीजेपी के गुंडों ने हॉस्टल में घुस करके मारा है छात्रों को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह के फैकल्टीज रिक्रूटमेंट हुए हैं वहाँ पर बिल्कुल सब स्टैंडर्ड बिना मेरिट के। ऐसे हालातों में जेएनयू का में गिरावट आई है, मुझे दुख है इस बात का। और न कि केवल प्रोपोगंडा करना, ये सब प्रोपोगंडा है। संभवतः जेएनयू को बदनाम करने के लिए इन्होंने ही किया होगा, इनका कोई षड्यंत्र होगा, संभवतः मैं कह रहा हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं कैंपस में होना चाहिए। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। और अब बात रामपुर उपचुनाव की, जिसके प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखाई दिए। अखिलेश ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे डाला। अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक ले आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाएं। जवाब में बीजेपी ने इसे अखिलेश की हताशा ठहराया। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है। देश दुनिया में चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ये उनका फ्रस्ट्रेशन दर्शाता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ कहने का। अगर तनिक भी नैतिकता होगी, दोबारा कभी इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। वो अपनी समाजवादी पार्टी समझते हैं, जो इसमें टूट फूट, कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ एक विचारधारा के आधार पर हम काम करते हैं। सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, पदलोलुप नहीं। हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। उनको इस प्रकार का ऑफर एक बार और एक किसी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था। मैंने कहा ऐसे लोगों का ऑफर मैं ठुकराता हूँ। और बात गुजरात चुनाव की, और इसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की मेरी सहयोगी अंजनाओं कश्यप ने। सुनिए इस बातचीत के अंश। गुजरात में चुनाव है और महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव बीजेपी लड़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ अहमदाबाद में मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव से लेकर गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। उन्हीं की फोटो, वही चेहरा हर जगह। आपको क्या परेशानी है मैडम, क्या परेशानी है आपको? आज वो दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं। 14 साल यहां मुख्यमंत्री रहे, बड़ा काम किया। आज दुनिया में भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमें गर्व है और गुजरात के मोदी जी हैं तो लोगों का यहां भावनात्मक लगाव है। मोदी जी ने क्या किया है, एक बार साबरमती रिवर फ्रंट पे जाइए। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अहमदाबाद पहली बार आया था। ये नदी नाला लगती थी। हमने कहा क्या बचपन से सुना था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये क्या है। और आज देखिए, इट इज द बेस्ट रिवर फ्रंट इन द वर्ल्ड। मैं पेरिस में देखा है,
मैंने लंदन में देखा है, मैंने पोटोमैक को वॉशिंगटन में देखा है। अब ये काम है। तो नर्मदा का पानी, सौराष्ट्र आप घूम के आई हैं, मुझे मालूम है, नर्मदा का पानी रेगिस्तान में पहुंच गया और उसके लिए ये मेधा पाटकर कितनी लड़ाई लड़ी थी। मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ उस मामलों में, जबलपुर हाईकोर्ट में पेश हुआ। आज वो पानी, मां नर्मदा का पानी पहुंचा रेगिस्तान में। अब बाकी विकास की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत देखती हैं आप। तो ये एक बदलाव होता है। And as a former IT minister, let me tell you, Anjana ji, Gujarat is emerging as a big hub of startup, of digital platform. तो ये जब बदलेगा तो दुनिया में जाएगा, तो उनकी चर्चा होगी तो परेशानी क्या है। लेकिन फिर भी आप इस बात को कभी नहीं भूलिए, हम 27 साल से पावर में है ना, और बीजेपी का संगठन, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख सब सक्रिय होते हैं। उनको भी देखने, हाँ हमारे मोदी जी नेता हैं, लोकप्रिय हैं, हमें सम्मान है उन पर, गर्व है उन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से उनकी तुलना कर। देखिए, जब आप पीएम को सबसे सामने करेंगे तो सब प्रहार भी उन्हीं पर होगा। अब पीएम के लिए उन्होंने रावण से तुलना कर दी है। सौमुखी रावण है क्या, ऑब्सेस्ड है क्या, अपनी ही कहानी सिर्फ सुनाते हैं, ये सब कह दिया। अच्छा ये बता, कोई पहली बार हुआ है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा था? मैडम सोनिया जी ने 2007 में। और उनके पुत्र राहुल जी ने क्या कहा था? आप तो 19 खूब घूमती हैं हर चुनाव में। क्या कहा था? चौकीदार मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं लड़ रहा था पटना में, वहां भी चल रहा था। ये कौन सी बेशर्मी की बात है? और उनके मधुसूदन मिस्त्री ने क्या औकात बता देंगे? ये बार बार क्यों होता है? मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब आपके रिकॉर्ड पर है। एक बार आज तक का बटन दबाइए, इन लोगों की सुंदर सुंदर गाली मोदी जी को दिखाई पड़ जाएगी। पर ये तो इमोशनल कार्ड है ना सर? नो 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 नो, कि गुजरात का सपूत, उनका अपमान नहीं करे। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। चुनाव में उनको आलोचना करने का अधिकार है, बिल्कुल है। फाउल मत खेलिए। प्ले पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कोई हारेगा, कोई जीतेगा। ये फाउल क्यों मारते हैं लंगे की तरह? उसका कारण, बड़ा कारण समझिए। जब जब कांग्रेस पार्टी मोदी जी को गाली कहती है, तब तक पिटती है वो, फिर भी नहीं सुधरती। उसका कारण मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये परिवार मोदी जी से नफरत करते हैं। और अगर शुद्ध बिहारी भाषा में मैं बोलूं आपको, तू कहां से आ गया भाई, प्रधानमंत्री बन गया, हु आर यू? ये समस्या है। ये तो हमारी जगह है, हमको बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। तुम 14 साल रह गए यहां पर, प्रधानमंत्री हो 14 में, फिर हो 19 में, अब 24 में ही बनोगे। तू है कौन? गरीब आदमी, छोटे परिवार में पैदा हुआ। दिस इज नॉट योर इंटाइटलमेंट, ये हमारा है। और आज तक क्षमा करिए, उन्होंने मोदी जी को कभी फॉर्मली कंग्रेचुलेट किया है? छोड़िए मोदी जी को। सरदार पटेल, इस गुजरात के महान सपूत जिन्होंने देश को जोड़ा, दुनिया में इतनी बड़ी प्रतिभा बनी है उनकी। एक बार सोनिया जी, राहुल जी केवड़िया गए उनको नमस्ते करने। कल देखा खड़गे साहब का, सरदार पटेल तो हमारे हैं, आपके कब से हैं? हमने कहा बिल्कुल आपके हैं। आपने उनको इज्जत कितनी की? और आज मैं आज तक के चैनल पर एक विषय रखना चाहता हूं। सरदार पटेल कब मरे? 1950 में। उनको मिला भारत रत्न कब? 1991 में। कौन थे उससे प्रधानमंत्री, याद है ना आपको? नरसिम्हा राव। और अगर परिवार के व्यक्ति होते प्रधानमंत्री, तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ता। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जेल अधिकारियों के साथ साथ गांठकर जेल नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। जेल में जैन दरबार लगाते थे, परिवार वालों से बेरोक टोक मिलते थे। तिहाड़ जेल में मसाज कराते सत्येंद्र जैन। तिहाड़ जेल में बाहर का खाना खाते सत्येंद्र जैन। जेल में लगता था सत्येंद्र जैन का दरबार। जैन की सेवा में तिहाड़ के 5 कैदी। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के चंपी मसाज की इस तस्वीर का चौंकाने वाला सच अब सामने आ गया है। जेल में सत्येंद्र जैन को मिले वीआईपी सत्कार को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रधान सचिव गृह, प्रधान सचिव कानून और विजिलेंस सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के
सेवा सत्कार में जेल नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए थे और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा टहल में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिंटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीजी जेल संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के बीच सांठगांठ की तरफ इशारा किया है। गोयल के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधिकारियों से करीबी रिश्ते होने की वजह से सत्येंद्र जैन को खास अधिकार मिले। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि सत्येंद्र जैन को अपने परिवार से मिलने की आजादी रहती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल नंबर 7 की ड्यूटी पर तो बिना किसी मंजूरी के सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्यों की एंट्री होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सत्येंद्र जैन जब चाहते थे, जिससे चाहते थे, उससे मुलाकात करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन, साथ ही ईडी के एक अन्य केस के आरोपी संजय गुप्ता और रमन भुरारिया के साथ वो तिहाड़ में दरबार लगाते थे। ये दरबार तिहाड़ जेल में कर्फ्यू के समय भी लगाया जाता था। दूसरे कैदियों के जेल अकाउंट कार्ड्स का फल, खाना और दूसरे चीजों के खरीद के लिए बेनामे इस्तेमाल किया। ये कार्ड जेल वार्डन और दूसरे पैसे वाले कैदियों के द्वारा रिचार्ज कराए जाते थे। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के वीआईपी ट्रीटमेंट पर ये जांच रिपोर्ट सनसनीखेज है। सत्ता के रसूख के आगे कायदे कानून कैसे टूटते हैं, जांच रिपोर्ट में ये बेनकाब हो गया है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।